गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, आप सभी को इस क्लास को शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े। सुरेश, टाइगर, रवि यादव, प्रिंस, निशांत, अमर, किटी, रंजीत, रंजना, योगेश, प्रिंस, नेहा, सुमित, सुरेश, बनारसी भैया, चलिए बहुत अच्छे, कुमार। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। और यह है आपके सामने आज का पहला प्रश्न। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस जो है हम यहां पर देखने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है हम यहां पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देवमाली चोटी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है देवमाली चोटी जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा देवमाली चोटी जो है जो देवमाली चोटी है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा जिला है जहां पर ये है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगी कोरापुट। कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा कोरापुट जिला है। ये जो चोटी है ये कौन सी है? तो याद रखिएगा ये है पूर्वी घाट की चोटी। कौन सी? पूर्वी घाट की चोटी। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा चोटियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। और ऐसे में एक क्वेश्चन अगर आपको कल का याद हो जिसमें पूछा था कि अरावली और सतपुड़ा के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, तो याद रखिएगा यहां पर मैं बनाता हूं और सबकी लोकेशन भी जो है यहां पर हम देखेंगे। तो एक बार जो है सभी बच्चे क्लास को कर दीजिए शेयर, और उसके बाद जो है हम इसकी लोकेशन वगैरह जो है ये सब हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ठीक, ये क्या है? मान लीजिए अपना भारत। ठीक है, मानना है ये। ठीक है, ये क्या है? ये है अपना भारत। अब यहां पर जो है कौन कौन सी पहाड़ियां कहां कहां पर है उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे याद रखिएगा ये क्या है? ये है पूरा आपका अपना हिमालय, ये है आपका पश्चिमी हिमालय, ये है आपका पूर्वी हिमालय। तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगी आपकी अरावली चोटी। तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगी आपकी विंध्य, ये हो जाएगी आपकी सतपुड़ा, ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगी आपकी, याद रखिएगा, पूर्वी चोटी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी पूर्वी घाट, और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे जो यहां पर देखना है वो ये है कि कौन सी चोटी क्या है। याद रखिएगा पूछा था अरावली, इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा गुरु शिखर। ये हो जाएगी आपकी विंध्य। सबसे ऊंची चोटी सद्भावना। कौन सी? सद्भावना। ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी इसकी? तो याद रखिएगा अनाई मुड़ी। क्या हो जाएगी? अनाई मुड़ी। यहां केरल में क्या है? केरल में है आपकी कार्डामम पहाड़ियां, यानी कि इलायची पहाड़ियां। ठीक है, अगर इसकी बात करें ये क्या है? ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़। और जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी अरमाकोंडा। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी अरमाकोंडा। तो ये आपको याद रखना है। क्या पूछ रहा है यहां पर? पूछ रहा है आपका कि जो देवमाली है ये कौन सी है? तो याद रखिएगा पूर्वी घाट की जो है ये चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये कि महेंद्रगिरी चोटी कहां की है? तो ये भी पूर्वी घाट की है, याद रखिए। और याद रखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों किस जगह मिलते हैं? तो याद रखिएगा नीलगिरी। कहां पर? नीलगिरी पर मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो याद रखिएगा टोटल 6 भाषाएं जो हैं ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक हो जाएगी आपकी तमिल, ये आपको याद रखना है। एक हो जाएगी आपकी संस्कृत। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा संस्कृत के बाद आपकी हो जाएगी तेलुगु, एक हो जाएगी आपकी कन्नड़। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी मलयालम। ठीक है, और इसके बाद आपको एक याद रखनी है ओडिसी। कौन सी? ओडिसी। ये शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। क्या है? ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनमें तमिल को कब जो है शामिल किया गया? तो ये किया गया है 2005 में। संस्कृत को 2004 में। संस्कृत 2005, कन्नड़ और तेलुगु 2008। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 5-6 बार पूछ चुका है और अभी भी आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। कल भी इसके बारे में मैंने बताया था, कहा था ये क्वेश्चन फिर से आएगा, याद रखना। मलयालम ये हो जाएगी आपकी 2013 और ये हो जाएगा आपका 2014।
14। तो ये आपको याद रखना। एक क्वेश्चन कल मैंने एक्स्ट्रा बताया था डोबेनायर पे, कल जो है आपका आवर्त सारणी को लेकर जब क्वेश्चन आया था तब मैंने डोबेनायर और न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी है उसमें बताया था। उसमें जो ये क्या है ये जब मैंने बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका आज आया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं एनालिसिस आपको जरूर करने। आप जितने भी बच्चे क्लास में हैं आप सभी को एनालिसिस, इससे पहले के एनालिसिस नहीं देखे हैं तो इससे पहले के एनालिसिस भी जरूर देखिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आपके साइंस के आ रहे हैं, इनमें से आप 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के दम पर कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के बेस पर कर सकते हैं, जो एनालिसिस आपको कराया गया है। बाकी के 5 क्वेश्चंस के लिए मेहनत आपने तो की है, उसके लिए क्रैश कोर्स है, श्योर सिलेक्शन बैच है और आपका यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चली हैं, उनसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो है रेगुलर एनालिसिस की क्लासेस करनी ही करनी है, ये आपको याद रखना। डोबेनायर का त्रिक नियम क्या है? इनके मुताबिक मान लीजिए एबीसी 3 तत्व हैं, क्या है? एबीसी 3 तत्व हैं, तो इनके मुताबिक बी का द्रव्यमान, बी तत्व का द्रव्यमान जो है ये बराबर हो जाएगा किसके? ए और सी के द्रव्यमान के, ए और सी के औसत द्रव्यमान के, किसके? औसत द्रव्यमान के। तो ये आपको याद रखना है, किसके? ए और सी के औसत द्रव्यमान के बराबर जो है ये आपका बी का द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चल जा भाई, कोई नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस चीज को दर्शाता है? आपको कमेंट में लिखकर बताना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस एक चीज को दर्शाता है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? सिया, राजीव, अंकुर, रोबो, बहुत अच्छे, बनारसी भैया, रासवीर, बहुत अच्छे, निशा प्रजापति। याद रखिएगा आप सभी को इस क्लास को शेयर करना है, आप सभी को इस क्लास को लाइक करना। अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है, फिर पूछे जाने की संभावना है। कमेंट में लिखकर बताओ क्या हो जाएगा। सब, जो भी बताया जा रहा है सब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण, इसमें पूछा है कि किस चीज की आवश्यकता होती है। दूसरी शिफ्ट में इसी से क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्सर्जित होता है। तो दोनों प्रश्नों के जवाब आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे। सुबह की एनालिसिस की क्लास अगर आपने देखी हो और उसमें जो मैंने रासायनिक फॉर्मूला बताया था अगर आपने वो देखा हो तब जो है आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाते। वैसे भी इससे पहले प्रकाश संश्लेषण को लेकर बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने किए होंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 6CO2, ठीक, प्लस 12H2O। याद रखिएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की जो है आवश्यकता यहां होती है और लाइट यानी कि प्रकाश की, इन चारों की आवश्यकता होती है। बनता क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6, साथ में 6O2, क्या बनता है? 6O2। ये क्या है? ये उत्पाद और किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है? तो CO2 की पड़ रही है, H2O की पड़ रही है, क्लोरोफिल और लाइट की आवश्यकता पड़ रही है। इनकी उपस्थिति आवश्यक है, ये दोनों क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान महीना किस महीने में आता है? इसके लिए सुबह मैंने इस्लामिक कैलेंडर आपको दिखाया था, एक बार फिर जो है आप इसे देख लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। वैसे ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है ये दूसरी बार आपका पूछा गया है। देखो ये 12 महीने हैं जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। पहला है मुहर्रम, दूसरा है सफर, तीसरा है रबी अल अव्वल, चौथा है रबी अल थानी, पांचवा है जमात अल अव्वल, छठा है आपका जमात अल थानी, सातवां है रज्जब, आठवां है शाबान, नौवां है रमजान। रमजान किसमें आता है? 9वें में, और इसी के तहत रोजा वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। और 10वां है आपका सब्बाल, 11वें हो जाएगा आपका जुअल कांदा और 12वां हो जाएगा जुअल हंजा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस्लामिक कैलेंडर के कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9वां। कौन सा? 9वां। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई है? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जरा, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई है? ठीक, अगर याद हो आपको, अगर आपको पता है तो आपको बताना है क्या हो जाएगा।
बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1916। क्या हो जाएगा, 1916। किस किसने जो है इसकी स्थापना की थी भारत में, तो याद रखिएगा, एक हो जाएंगी एनी बेसेंट। क्या हो जाएंगी, एनी बेसेंट, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और जो आपको याद रखना है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को, देखो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है पर अब पूछे जाने की संभावना है। बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अनरेस्ट यानी कि भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। किसने कहा है, तो याद रखिएगा बेरेंटाइल सिरोल ने। बेरेंटाइल सिरोल द्वारा जो है क्या किया गया है, बेरेंटाइल सिरोल द्वारा जो है इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा है। किसमें, इन्होंने बुक लिखी है एक, इंडियन अनरेस्ट। क्या कहा गया है, इन्होंने बुक लिखी है इंडियन अनरेस्ट, और इसी में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया है। याद रखिएगा जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये अपने ऐसा कह सकते हैं कि मतलब प्रेस वगैरह के लिए, पत्रिका वगैरह के लिए उसमें कहते हैं ना कि बहुत जब ये लेख वगैरह लिखते थे, आक्रामक लेख लिखते थे, इसके चलते पत्रिका के चलते या कहें आपके अखबार वगैरह संपादन के चलते ये पहली बार जेल गए थे। कितनी पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति संपादन के चलते कोई हैं, तो याद रखिएगा वो हैं बाल गंगाधर तिलक। और याद रखिएगा उसी समय कौन सी जेल में थे, कमेंट में लिखकर बताओ। और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने पुस्तक लिखी है गीता रहस्य। क्या लिखी है, गीता रहस्य, जेल में ही लिखी है। और एक इनकी बुक है जो कि बहुत जानी मानी, जिसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, तो ये आपको याद रखना है। कमेंट में लिखकर बताइए जो एनी बेसेंट है इनके द्वारा कौन सी पत्रिकाएं निकाली गई थी। 2 पत्रिकाएं आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर बात करते हैं, किसके बारे में, बाल गंगाधर तिलक के अगर बारे में बात करें तो याद रखिएगा इन्होंने निकाली है मराठा और केसरी। क्या निकाली है, इन्होंने निकाली है मराठा और केसरी। लाल बाल पाल में एकमात्र यही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी भी जो मतलब लाल बाल पाल में एक व्यक्ति लाला लाजपत राय, जिन्होंने जो है किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो वो लाला लाजपत राय हैं। तो ये आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय ने बुक लिखी है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है तो ये आपको याद रखना है। एनी बेसेंट की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, कमेंट में लिखकर आपको बताना। ये 12 महीने ये आपको याद रखना है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अच्छा, यंग इंडिया किसकी है, यंग इंडिया जो पत्रिका है ये किसकी है, किसकी पुस्तक है, हिंद स्वराज। किसकी पुस्तक है, हिंद स्वराज। ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में धातु के गुण नहीं है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में धात्विक गुण जो है ये नहीं है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जरा कौन सा गुण है जिसमें है ही नहीं, मतलब कौन सी एक है जिसमें धात्विक गुण है ही नहीं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। रुको, आवर्त सारणी एक बार मैं देख लूं कहां पर है, तो एक बार मैं आपको उसकी पूरी लोकेशन दिखा दूंगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, 1 मिनट। बताओ जरा कौन सा है जिसमें धात्विक गुण है नहीं, और थोड़ा बहुत मामूली सा अगर झलक दिखाई देती है तो वो आयोडीन में दिखाई देती है। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं हम, कौन सा ग्रुप है ये आपको बताना। ये क्या है, ये है आपकी आवर्त सारणी। कमेंट में लिखकर बताओ आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, और किसे जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका हेलोजन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेलोजन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इनमें जो है धातु के गुण नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना। बाकी अगर मेटल की बात करें तो मेटल्स कौन कौन से हैं, ये है मेटल, याद रखिएगा कौन से, एल्कलाइन, ये एल्कली मेटल, और ये है आपके एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ये सभी धातुएं हैं, याद रखिएगा जिनको मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा बात करें अदर मेटल की तो ये बाकी के मेटल है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नॉन मेटल कौन से हैं, तो ये है नॉन मेटल, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ये नॉन मेटल का हिस्सा है। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ये हैं एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, और एक ये है, तो ये आपको याद रखना है। ये है रियर अर्थ मेटल। क्या हो जाएगा, ये है रियर अर्थ मेटल। और अगर बात करें आपका
नोबल गैस इसका, तो ये है नोबल गैस। यहां पर एक क्वेश्चन और समझो, यहां एक क्वेश्चन समझो, कल एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सातवें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो देखो 1 2 3 4, ये सातवां आवर्त है ना, ये हो गए आपके यहां तक 18 है ना। इसके बाद जो एक्टिनॉइड्स हैं ये भी इसी का हिस्सा हैं, याद रखिएगा, एक्टिनॉइड सीरीज 7, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गए आपके 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, टोटल कितने, टोटल 32 तत्व आते हैं इसमें। कितने, टोटल 32 तत्व हैं इसमें। तो ये आपको याद रखना है। सेम छठवें आवर्त में भी कितने हैं, 32 ही तत्व हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, सातवें और आपका छठवें आवर्त में कितने तत्व हैं। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा, जिसमें धात्विक गुण नहीं है तो ये हो जाएगा आपका हैलोजन। और ये कौन सा समूह है, 17वां समूह है। कौन सा, 17वां समूह है। तो ये आपको याद रखना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसमें बनते हैं लवण और जल। क्या बनता है, लवण और जल। इसे अम्ल क्षार क्रिया भी कहते हैं। क्या, अम्ल क्षार अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। याद रखिएगा, यहां पर आपको याद रखना है NaCl की क्रिया, सॉरी HACl की क्रिया, सॉरी HCl की क्रिया अगर NaOH से कराएं तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका NaCl और बनेगा आपका H2O। क्या बनेगा, HCl और H2O जो है इसमें बनता है। ये आपको याद रखना है। ये रिएक्शन एनालाइज में ही मैंने बहुत कराई है और ये शायद एक दिन छोड़ के एक दिन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ ही लेता है। तो इसे लिख लो, रट लो, जो करना है करो, पर इसे याद रखना, ठीक है। इसके अलावा संयोजन और वियोजन अपक्रियाएं आपकी वो आपको याद रखनी है। और उसके अलावा एक जिसे कहते हैं आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, ठीक है। इसके अलावा द्विविस्थापन और एक विस्थापन अपक्रियाएं भी आपको याद रखनी है। अभी 2-3 दिन से इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर यकीन मानो 1-2 दिन में फिर से इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, जो अंतरिक्ष यात्री है उसे आकाश कैसा दिखाई देता है, तो याद रखिएगा काला, ब्लैक। कैसा, काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहां वायुमंडल की अनुपस्थिति है। जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन नहीं होता है। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये है पृथ्वी का वातावरण, तो ये जो आकाश है आपको यहां दिखाई देता है नीला। क्यों, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, क्योंकि यहां पर जल की बूंदें वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं, कण वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाहर जो है अंतरिक्ष से अगर देखोगे तो इसके बाहर यहां पर किसी भी प्रकार का कोई वातावरण देखने को नहीं मिलता। इसलिए यहां ना अपवर्तन होता है ना परावर्तन होता है, और यही वजह है कि जो आकाश है ये काला दिखाई देता है। यंग इंडिया और हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की हैं। किसकी, महात्मा गांधी के हैं। तो ये आपको याद रखना। ये समझ में हो गए, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। हाँ, रेयर मेटल में ये और आप करेगा रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई जो राजस्थान से संबंधित है, किस क्षेत्र में इन्होंने अपना बलिदान दिया है ये आपको बताना। याद रखिएगा, इन्होंने वनों के संरक्षण के लिए, किसके, वनों के संरक्षण में जो है इन्होंने अपना बलिदान दिया है। एक चीज और जो आपको याद रखनी है, इन्हीं के द्वारा पहला चिपको आंदोलन चलाया गया था। इन्हीं के द्वारा प्रथम चिपको आंदोलन जो है चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था, तो याद रखिएगा ये इन्होंने चलाया है 1730 एडी में। कब, 1730 एडी में। किसके विरुद्ध, तो जोधपुर के राजा के विरुद्ध। किसके, जोधपुर के राजा के विरुद्ध। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें आपके चिपको आंदोलन की, तो ये अगर बात करें 19वीं सदी में, 20वीं सदी में कब हुआ है, तो याद रखिएगा यह हुआ है आपका 1973 में, ठीक है, 72-73 में। कहां पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और ये चमोली कहां पर है, तो ये है उत्तराखंड में। सेम इसी की तरह हुआ है आपका एक एपिको, कहां पर, कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, ये हुआ है 1983 से 89 के बीच में, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला, HIV एड्स किसको प्रभावित करता है, मानव शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिसे HIV एड्स प्रभावित करता है।
HIV एड्स मानव शरीर में किसे प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जो भी मतलब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। किसे, प्रतिरक्षा प्रणाली को किसे हार्म करता है, ये हार्म करता है प्रतिरक्षा प्रणाली को। अच्छा, अगर बात की जाए पीलिया की, किसकी, पीलिया की अगर बात की जाए तो मानव शरीर में पीलिया जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो तंबाकू वगैरह ऐसा सिगरेट वगैरह का जो सेवन करते हैं, सिगरेट मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये भी आपको बताना। ठीक है, कमेंट में लिखकर बताओ। अगर आपसे एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाए, क्या किया जाए, अगर आपसे एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या जवाब दोगे, कमेंट में लिखो। एड्स की फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखनी है और HIV की फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। राजस्थान में हरियाली लाने का कार्य किस नहर ने किया है, राजस्थान में हरियाली लाने का कार्य किस नहर ने किया है। पीलिया लीवर को खराब करता है अगर बात करें, और रही बात आपके सिगरेट वगैरह की तो ये फेफड़े खराब करती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगर बात करें राजस्थान में हरियाली लाने वाली नहर तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा इसे जानते हैं गंग नहर के नाम से। किसके नाम से, गंग नहर के नाम से। याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो नहर है ये कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा हरिके बैराज से। कहां से, हरिके बैराज से। कमेंट में लिखकर बताओ हरिके बैराज किन नदियों का संगम है। हरिके बैराज जो है यहां पर कौन सी दो नदियां मिलती हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। गंग नहर जो है इसे गंगा सिंह जो राजा थे, एक गंगा सिंह, उनके द्वारा जो है इसे बनवाया गया था। सबसे पहले कब बनवाया गया है, तो याद रखिएगा 1927 में। कब, 1927 में। राजस्थान में जगह है गंगानगर, वहां पर जो है इसे राज नहर करके भी जो है बुलाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, और एड्स और HIV की फुल फॉर्म तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी एक्वायर्ड। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अगर HIV की बात करें, एड्स जो है HIV वायरस के कारण ही होता है, और अगर HIV की बात करें, अगर HIV की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ह्यूमिनो, ये क्या, अरे यार इसकी क्या फुल फॉर्म है, एक बार बताओ। सॉरी, ये है ह्यूमन इम्यूनो। क्या है, ये है आपकी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये आपको याद रखना है। कमेंट में लिखकर बताओ टीबी किस कारण होता है, कमेंट में लिखकर बताओ किस बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है। जो टीबी है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो है ये किस कारण होता है, कमेंट में लिखकर बताओ कौन से बैक्टीरिया के कारण। पंचायती राज सबसे पहले कहां लागू हुआ, बेसिकली पूछ रहा है पंचायत सबसे पहले कहां गठित हुई, पूछा था पंचायत सबसे पहले कहां गठित हुई है। तो याद रखिएगा यह गठित हुई है आपकी 2 अक्टूबर 1959 को। एक जिला है नागौर। क्या है, एक जिला है नागौर, और ये जो जिला है नागौर ये कहां पर है, तो याद रखिएगा ये है राजस्थान में। कहां पर है, ये है राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में, तो जवाहरलाल नेहरू की। किसकी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है इसका गठन सबसे पहले किया गया था। दूसरा राज्य अगर पूछे जहां यह गठित किया गया है तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, आर्टिकल 50 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा डीपीएसपी से आपको याद रखने 2-4 चीजें मैं बता देता हूं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला, किस भाग में है, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका भाग 4। किसमें है, भाग 4 में। अगर आपसे पूछे कि जो आपका डीपीएसपी है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच है, तो याद रखिएगा 36 से 51 के बीच। अगर आपसे पूछे कहां से लिया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड से। क्या ये न्यायोचित है, तो याद रखिएगा नहीं, ये है गैर न्यायोचित। क्या हो जाएगा, गैर न्यायोचित। ठीक,
ये और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों गैर न्यायोचित हैं, यानी कि इन दोनों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा यहां आपका एक आर्टिकल 40 आता है जिसमें पंचायत का गठन है। क्या है? पंचायत का गठन है। एक आर्टिकल आपका 44 है और इसमें क्या है? इसमें आपका कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला एकमात्र राज्य भारत का कौन सा है? कमेंट में लिखकर बताइए। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो है आपका आर्टिकल 50। एक आपको याद रखना है आर्टिकल 51। ये क्या हो जाएगा? याद रखिएगा जो आर्टिकल 51 है ये है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंधों या अंतरराष्ट्रीय शांति और संबंधों को बनाए रखना। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 50 क्या है? तो याद रखिएगा राज्यपालिका और न्यायपालिका, राज्यपालिका और न्यायपालिका, राज्यपालिका और न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? राज्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है इसमें दिया गया है। न्यायपालिका और राज्यपालिका का पृथक्करण जो है इसमें दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तुम बातें तो ऐसे कर रहे हो, तुमने आज तक मक्खी भी मारी कोई? एक तो तुम्हारे दिमाग में जहर है, ऊपर से कमेंट में तुम लिखकर जहर लोगों के दिमाग में और घोल रहे हो। पता ही होशियार हो, भला नहीं कर सकते तो बुरा तो ना ही करो। अच्छा, कमेंट में लिखकर बताओ लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? लार में मौजूद एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च को तोड़ता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका एमाइलेज। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एमाइलेज। तो ये आपको याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा जो है किस भाग को कहा जाता है संविधान के? क्या लिखोगे? ये नया क्वेश्चन है। और देखो वैसे मैं सच बताऊं तो चांसेस कम है कि रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा जाए, पर एसएससी जीडी में यकीनन पूछ लेगा। पर फिर भी सेफ्टी के लिए याद रख लो भारत का मैग्ना कार्टा भारत के किस संविधान के किस भाग को कहते हैं? कमेंट में लिखकर बताओ अगर पता है तो। ठीक है, पारसी धर्म से संबंधित त्योहार कौन से हैं? पारसी धर्म के संबंधित त्योहार, तो एक जो आपको याद रखना है वो है आपका नवरोज, यही आपके ऑप्शन में था। इसके अलावा एक आपको याद रखना है पटेटी। कौन सा? पटेटी। ये दो त्योहार जो है आपको याद रखने हैं किसके? और एक है जरथुरुष्ट, एक और है याद रखिएगा कौन सा? जरथुरुष्ट। ये तीन त्योहार आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो है वो है नवरोज, तो ये आपको याद रखना है। भाग 3 को, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। खोरदाद भी है, बहुत बढ़िया। कौन सा? एक इसका है खोरदाद, ये एक त्योहार है इसका खोरदाद, भूल गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पर एक चीज और जो आपको याद रखनी है, नवरोज से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और जो बनता है जो अभी तक नहीं पूछा, वो ये कि नवरोज के आधार पर नवरोज का प्रारंभ किया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा बलबन ने इसका प्रारंभ किया है। साथ में याद रखिएगा बलबन ने ही तुर्क चालीसा का दमन किया है। बलबन याद रखिएगा गुलामपन से संबंधित है। बलबन के बारे में आपको याद रखना है कि इसने सिजदा और पैबोस की नीति अपनाई थी जो कि इस्लाम के विरुद्ध थी। और याद रखिएगा जो बलबन है इसी के द्वारा, जो बलबन है इसी के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी, तो ये आपको याद रखना है। विक्रम साराभाई पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा इसरो प्रदान करता है। विज्ञान में स्पेस वगैरह के सेक्टर से जो है अनुसंधान संस्थान से जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से जो है ये संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे चलो पहले फिलहाल नहीं पूछेगा, पर अगर पूछ ले तो जरा कमेंट में लिखकर बताओ कि कब से ये दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा था, शायद अब क्या पूछा था ये तो बच्चों ने बताया नहीं, शायद स्थापना वगैरह पूछी होगी, पर फिर भी हम देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ। देखो, जो मैं तुमसे जानना चाहता हूं वो ये कि पहला अध्यक्ष इसका बताओ, उपाध्यक्ष। पहला इसका उपाध्यक्ष बताओ और पहला सीईओ बताओ। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष बताओ, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो जब से ये बने तब से एक ही है। और आपको वर्तमान सीईओ, वर्तमान सीईओ जो है आपको बताना है। बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
हाँ, ये पूछा गया था क्या नीति आयोग संवैधानिक नीति आयोग के बारे में कौन सा एक गलत है, ये क्वेश्चन था। और उसमें एक ऑप्शन था नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, तो नहीं है। नीति आयोग कैसी है? संविधानेतर संस्था। याद रखिएगा क्या है? संविधानेतर संस्था है ये, मतलब इसका जिक्र संविधान में नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा था। ये क्या है? ये संविधानेतर संस्था है। कब इसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को बनाया गया है। अगर बात करें नीति की, है ना, इसकी फुल फॉर्म बताओ। नीति की फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट में लिखकर बतानी है, बताओ। अरविंद पनगड़िया, सिंधु श्री खुल्लर पहले सीईओ, और वर्तमान में सुमन बेरी, और सीईओ हैं आपके परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर, तो ये आपको याद रखना है, वेरी गुड। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा इसका पदेन अध्यक्ष होता है, और वो कौन है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे पीएम। जो भी पीएम होंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बात करें नीति आयोग के बारे में, बात हो गई, ठीक है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला, रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता को लेके जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और ये है इसकी लिस्ट। मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव जो है ये है लिस्ट, तो ये आपको याद रखना है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और आपका सोडियम किसमें संग्रहित किए जाते हैं? मिट्टी के तेल में, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, HgAg मतलब मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। देखो यहां जो आपको याद रखना है वो ये आपसे ये 4 ऑप्शन में दे रखे थे नीचे के, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और आपका औरम यानी कि गोल्ड, है ना। आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, तो याद रखिएगा अगर लीस्ट पूछा तो ये, और मोस्ट पूछा है तो ये, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, रासायनिक अभिक्रियाशीलता को लेके हो गया ना, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक। अच्छा, अगर बात करें आपके बजट का, याद रखिएगा बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर जो आपको याद रखना है, फिर वार्षिक, अगर इसका उल्लेख नहीं है तो फिर बजट की जगह कौन से शब्द का उल्लेख है, तो याद रखिएगा वो है आपका वार्षिक वित्तीय वितरण। वार्षिक वित्तीय वितरण, तो ये आपको याद रखना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 112। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 112, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो आपका धन विधेयक है, क्या हो जाएगा? जो आपका धन विधेयक है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में है आपका धन विधेयक, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवप्रयाग में मिलने वाली नदी, देखो अभी 2 दिन पहले मैंने आपको पंचप्रयाग बताए थे, फिर से मैं बता रहा हूं पंचप्रयाग। याद रखिएगा जिसमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग है ना, और आपका नंदप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ये सब है, ठीक। इन्हें मैं यहां पर बताने वाला हूं, याद रखिएगा आप सभी को। जैसे ये मान लो ये है आपकी अलकनंदा, क्या हो जाएगी? ये क्या है? ये है मान लो अलकनंदा। अब इसमें अलग अलग नदियां आकर मिलती हैं, तो उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, इससे पहले हम देख लेते हैं आपका विष्णुप्रयाग के बारे में। किसके बारे में? उससे देख लेते हैं हम विष्णुप्रयाग के बारे में। किसके बारे में? विष्णुप्रयाग के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको सबसे पहले आपका विष्णुप्रयाग, फिर आ जाएगा आपका नंदप्रयाग। क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपका नंदप्रयाग, और इसके बाद जो आपको याद रखना है ये हो जाएगा आपका कर्णप्रयाग, और फिर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, और फिर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो अगर बात करें विष्णुप्रयाग की, किसकी? अगर बात करते हैं विष्णुप्रयाग की, तो याद रखिएगा यहां पर मिलती है धौली गंगा और अलकनंदा। क्या? धौली गंगा और अलकनंदा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें नंदप्रयाग की, किसकी? अगर बात करें नंदप्रयाग की, तो याद रखिएगा यहां हो जाएगी आपकी नंदाकिनी,
और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा। अगर बात करें कर्णप्रयाग की तो याद रखिएगा यहां मिलती है पिंडर नदी और अलकनंदा, ठीक है, पिंडर नदी और अलकनंदा। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहां मिलती है मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। और अगर बात करते हैं आपके देवप्रयाग की तो यहां कौन सी नदी मिलती है, यहां मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। यह आपको याद रखना है। कहने का अर्थ इतना सा है, कहने का अर्थ इतना है, ध्यान से सुनो। यह है अलकनंदा, कौन सी है, यह है अलकनंदा, ठीक है। यह पूरी नदी है। इसमें सबसे पहले आके धौली गंगा मिलती है। मान लो यहां पर आके धौली गंगा मिली, ये कौन सी है, धौली गंगा। और इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को कहते हैं विष्णुप्रयाग। उसके बाद आगे चलकर यहां पर एक नदी आके इससे मिली, कौन सी, नंदाकिनी, कौन सी, नंदाकिनी। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नंदप्रयाग। फिर एक नदी इसमें आकर मिली और कौन सी है ये, तो याद रखिएगा ये हो जाएगी पिंडर नदी, कौन सी, पिंडर नदी। और इस जगह को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अब कर्णप्रयाग। इसके बाद और आगे चलने पर एक नदी इससे आकर मिली और वो नदी कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा ये है आपकी मंदाकिनी, कौन सी, मंदाकिनी। और ये कहलाएगा आपका रुद्रप्रयाग। सेम अब अलकनंदा आगे बढ़ती है और एक नदी इससे आकर मिलती है, कौन सी, एक नदी यहां से आकर मिलती है, कौन सी, भागीरथी, कौन सी, भागीरथी। और इसके बाद ये भागीरथी और आपकी अलकनंदा, ये दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, ये दोनों मिलकर कहलाती हैं गंगा नदी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वक्र और मूत्राशय, वक्र और मूत्राशय को कौन जोड़ती है, वक्र और मूत्राशय को कौन जोड़ती है, ये आपको बताना है। वक्र और मूत्राशय को कौन जोड़ती है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, कैसे याद रखें यार, मैप बना के बताया ना मैंने तुमको। सबसे पहले मिलती है आपकी धौली, फिर नंदाकिनी, नंदाकिनी नंद, ठीक है, फिर पिंडर, फिर मंदाकिनी, फिर भागीरथी। हो गया काम, और क्या चाहिए, ठीक, बढ़िया। मन लगा के करोगे तो होगा, बिना मन लगाए करे थोड़ी हो जाएगा। एग्जाम है और फिर भी याद नहीं, मतलब फिर भी मतलब एग्जाम है, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इसका क्या मतलब है। एग्जाम को लेके तुम सीरियस ही नहीं हो, है ना। तुम ये सोच के बैठो ठीक है ये तो गया, अगली बार जब आएगा तो उसे देखेंगे, है कि नहीं। सीधा सीधा मतलब इसका यही है, आपके सर पे एग्जाम नाच रहा है, आपका 4 दिन 6 दिन 8 दिन 15 दिन बाद पेपर है और आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है समय बर्बाद कर रहे हो अपना, है ना। तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है एग्जाम देने में, तुम्हारी रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है, तुम बस ये सोच के बैठे हो यार ये वाला तो गया, अब अगले वाला देखेंगे, है ना। जाहिर सी बात यही है, ठीक। वक्र और मूत्राशय को कौन जोड़ती है, तो याद रखिएगा वक्र और मूत्राशय को जोड़ती है मूत्रवाहिनी। क्या जोड़ती है, ये जोड़ती है मूत्रवाहिनी। तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। राहुल कुमार, सादाब, काम्या, नेहा, गीता, कपिल, जय भीम, मनीष, पक्षी गुप्ता, पाखी गुप्ता, तनवर, अनामिका, लखिंदर, इशिका, देविका। बहुत अच्छे। आप सभी बच्चों को इस क्लास को शेयर जरूर करना है जिससे कि और भी बच्चे जो हैं वो क्लास के साथ जुड़ पाएं, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई है, तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है ये हुई है आपकी 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ भारत में मतलब अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी या हाई कोर्ट की। छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले हुई या हाई कोर्ट की स्थापना पहले हुई, क्या जवाब होगा कमेंट में लिखो। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, तो याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसकी जिम्मेदारी है पंचायत का चुनाव करवाने की। पंचायत का जो चुनाव है ये होने के बाद कितने समय तक पंचायत कार्य का जो है अपने जो समय काल है इसका कितना है, तो याद रखिएगा ये है 5 वर्ष। पर मान लो 5 वर्ष से पहले मान लो 3 वर्ष की स्थिति में मतलब 3 वर्ष कंप्लीट हो गए और उसके बाद ये सरकार गिर गई, उसके बाद दोबारा पंचायत के चुनाव होंगे लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। ये आपको याद रखना, जितना समय बचता है सिर्फ उतने समय के लिए जो है पंचायत के चुनाव होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए पंचायत का जिक्र किस आर्टिकल में है,
तो याद रखिएगा ये है आपका 243। ठीक है। अच्छा, सुबह आपका शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुबह पूछा गया था, कल पूछा गया था, ये था आपका पता नहीं आर्टिकल 243 बी से था, किससे? 243 से बी से था, शायद इसके गठन को लेकर ही था, पंचायत का गठन किस आर्टिकल के तहत ऐसा कुछ करके होगा, तो 243 बी। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका ये, पारसनाथ का मंदिर किस राज्य में है? पारसनाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखा था आपका, एक मध्य प्रदेश, ये आपका था ना। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में एक याद रखिएगा, खजुराहो के जो मंदिर हैं, है ना, जो खजुराहो के मंदिर हैं ये कहां पर है? कमेंट में लिखकर बताओ। अच्छा, एक चीज और किन शासकों ने उसे बनवाया है ये आपको बताना। पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले हाई कोर्ट, और उसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले हुई है। सबसे पहले हाई कोर्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट तो 1950 के बाद बना है, और उसमें भी एक अखिल उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए एक प्रावधान आया था 1935 में, उसके चलते 1937 में सबसे पहले बना है ना सुप्रीम कोर्ट, और शायद 1772 के समथिंग में हाई कोर्ट बन चुका था, तो हाई कोर्ट पहले बना है। ठीक, तो ये आपको याद रखना। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा यहां पर एक नवपाषाण काल की गुफाएं हैं, उनका नाम क्या है ये आपको कमेंटर में लिखकर बताना है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय से 2 अम्ल जो हैं जो है स्रावित होते हैं। तो एक तो आपको याद रखना है जिसका नाम है HCl, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका पेप्सिन, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका पेप्सिन। ये आपको याद रखना है, ये कहां से निकलते हैं? आमाशय से। अच्छा, एक बात बताओ, इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए इंसुलिन कहां से स्रावित होता है तो क्या जवाब दोगे? जरा कमेंट में लिखकर बताओ। ये हो जाएगा भीमबेटका, क्या हो जाएंगी? भीमबेटका। 5 से 7 हजार साल पुरानी गुफाएं हैं ये, विश्व के सबसे प्राचीन शैल चित्र इस पर मिलते हैं, भित्ति चित्र जिन्हें कहते हैं। ठीक, तो ये आपको रखना है। इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन में था आपका बांग्ला, तो ये याद रखिएगा नहीं है। कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा तमिल है, संस्कृत है। अच्छा, ये दूसरी शिफ्ट में था, उससे पहले वाली शिफ्ट में वो था। ठीक है, इसमें तीसरी शिफ्ट के भी क्वेश्चन है पर क्रम से नहीं है और आगे पीछे हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु हो गया, संस्कृत हो गया, इसके बाद अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा इसमें एक है आपका तेलुगु, एक है कन्नड़, एक है मलयालम और एक है उड़ीसी। ये कुल 6 भाषाएं हैं, तो ये आपको याद रखना है। कितनी? कुल 6 भाषाएं ये हैं, तो ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लद्दाख को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा जो है ये लद्दाख को जोड़ता है? तो याद रखिएगा ये है रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन मैंने बताया था, आपके एग्जाम में आया था, कौन सा दर्रा है जो मतलब उत्तराखंड का कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है? कमेंट में लिखकर बताओ, बताओ फटाफट से। ठीक है, आग्नेयाशय इंसुलिन, बहुत बढ़िया। देखो, अच्छा, एक चीज और बताओ, जो सिपकीला दर्रा है यह किन किन को जोड़ता है, और नाथुला दर्रा किन किन को जोड़ता है? ये दोनों बताने। याद रखिएगा सिपकीला से एक नदी भी भारत में प्रवेश करती है, क्या नाम है उसका, और वो नदी निकलती कहां से ये भी बताना। ठीक है। मधुमक्खी के काटने पर इलाज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का। किसका? बेकिंग, इसे कह सकते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मेरे को बताओ उसका नाम क्या है? सोडियम, ये आया था ऑप्शन में तो इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका एक और नाम है, बताओ क्या है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो एक ऑप्शन में था आर्टिकल 32, बेसिकली आर्टिकल 32 नहीं था, ऑप्शन में था संवैधानिक उपचार। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था संवैधानिक उपचार। क्या था? संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32। याद रखिएगा इसे संविधान की आत्मा कहा है। यह क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे, पर पूछ लेगा। संविधान की आत्मा जो है इसे कहते हैं, और किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर। किसने? डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा जो है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। इसी के तहत 5 प्रकार की रिट जो है जारी करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया है। इसी के तहत याद रखिएगा ये हाई कोर्ट किसके तहत करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत, और इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत अगर 5 प्रकार की रिट जारी करता है तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये आपको बताना। कल फंडामेंटल से रिलेटेड आपकी एक वीडियो पड़ जाएगी, कल संडे को देख लेना, उसमें मैंने 5 प्रकार के रिट के बारे में भी बताया। ठीक, तो ये आपको याद रखना। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और जो आपको यहां पर लिखने हैं। एक है आपका क्वेश्चन पूछा था गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु
गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के गुरु थे? सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के गुरु थे? एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन था आपका, क्या था? एक क्वेश्चन था आपका कि उपराष्ट्रपति, क्या था? एक क्वेश्चन था आपका, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है। कितनी न्यूनतम आयु जो है चाहिए होती है? ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में था। तो याद रखिएगा ये थे 10वें, ठीक है, ये थे 10वें गुरु। तो ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए अगर बात करें पीएम बनने की, और या लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है? तो आपको जवाब देना है। याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका, इनके लिए एज चाहिए 35, ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रपति की, किसकी? राष्ट्रपति की, तो इसके लिए एज चाहिए आपकी 35। अगर बात करें लोकसभा का मेंबर, लोकसभा के मेंबर का मतलब है अगर आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं तो आप पीएम भी बनने के इच्छुक हो जाएंगे, मतलब के लायक हो जाएंगे। तो ये है आपकी एज 25। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका राज्यसभा का मेंबर बनने की, तो ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप डी का परचेज नहीं किया तो इसे कर लीजिएगा। ये है आपका श्योर सिलेक्शन बैच, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, फुल कोर्स है, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ, बेस्ट कंटेंट, डाउट सेशन मिलेंगे, क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से होंगी। और यहाँ से आगे जो है आपकी क्लास को जो है ये अश्विनी सर संभालेंगे। तो अश्विनी सर आ रहे हैं, तो एक बार उनका जो है जल्दी से स्वागत कर दीजिए और क्लास को जो है शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। बढ़िया।